वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं फिर से आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे साइकोलॉजी में अधिगम चैप्टर शुरू किए थे लर्निंग, जो कि आप सभी लोग का बड़ा ही फेवरेट भी है, क्योंकि अक्सर जब तक लर्निंग शुरू ना हो तब तक फीलिंग आती ही नहीं कि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जब तक थार्मोडाइक पावलोव इन सभी से मुलाकात ना हो, क्योंकि यही वो नाम रहते हैं जो आपको बीएड और बीटीसी में ज़्यादातर याद रहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? अधिगम। जब पढ़ते पढ़ते गम अधिक हो जाए तो क्या बोलेंगे? अधिगम। तो हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इसमें पढ़ा था कि अधिगम कहते किसे हैं, सीखने को क्या बोलते हैं अधिगम। पहला चीज ये पढ़े थे। दूसरा पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था कि व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसे बोला जाता है अधिगम। जो स्थायी परिवर्तन आता है वो 3 वजह से आना चाहिए: अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। उसके बाद हमने कथन पढ़ा था। व्यवहार शब्द किसने दिया है? विलियम मैकडूगल। व्यवहारवाद और व्यवहार का विज्ञान किसने दिया है? वाटसन। विलियम मैकडूगल की कौन सी पुस्तक थी जिसमें व्यवहार शब्द दिया गया था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद हम लोग कथन पढ़े थे, स्टेटमेंट हमने पढ़ा था जो लर्निंग के थे। जैसे क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या था? दो कौवे मिलकर आज 3 ज्ञान की बातें बता रहे थे: आदत, अवृत्ति और ज्ञान। स्किनर, नर हमेशा क्या, मानव हमेशा आगे की ओर बढ़ता, उत्तरोत्तर अनुकूलन करता है, उसमें जो भी बदलाव आएंगे हमेशा एक कदम आगे बढ़ेगा। उसके बाद हमने पील महोदय में क्या था? जब वातावरण बदलता है तो फल पक के पीले हो जाते हैं, वातावरण कारक व्यवहार में परिवर्तन। गिलफोर्ड का क्या था? जब गिलफोर्ड घूमने निकले तो उनके दोस्त ने क्या मारा? थप्पड़। तो गिलफोर्ड के व्यवहार में क्या आ गया? बदलाव। और बदलाव किसके वजह से है? दोस्त के व्यवहार को देख के। तो व्यवहार कारण व्यवहार में आया बदलाव क्या कहलाता है? अधिगम। इसी तरह हमने बाकी पढ़ा था, क्रोनबैक का था कि अनुभव अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिगम। स्टेटमेंट वगैरह पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने अधिगम के पक्ष पढ़े थे, जिसमें संज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है और कौन सा होता है? भावात्मक। अधिगम की विधियां मैंने बताया कि बहुत सी अधिगम की विधियां, लेकिन उस चैप्टर को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? शिक्षण में। और हाँ, दिव्या वर्मा नाम के बालक बालिका, उन्होंने कमेंट किया था कि सर ये क्या यूपी टेट में आएगा? मतलब जो चीजें इतने पढ़ा रहे जैसे मनोविज्ञान का संप्रदाय, मनोविज्ञान के बारे में, तो देखिए बिल्कुल आएगा। अब आपको लगता होगा कि नहीं ये चीजें कहाँ इतनी डिटेल में जा रहे हैं, इतना आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आता है। जो अक्सर होता है ना, 30 में आप 20-21 नंबर लगाते हैं और जो 8-9 नंबर कम पड़ जाते हैं 30 में से, गलत हो जाते हैं, वो इसी वजह से गलत होती है क्योंकि आपने उसके डिटेलिंग पे ध्यान नहीं दिया होता। जब आप सारे चीज को कॉन्सेप्ट सहित पढ़ते हैं साइकोलॉजी को, सीधी बात है, यूपी टेट यदि आपसे एंट्रेंस एग्जाम मतलब परीक्षा ले रहा है यदि आपसे यूपी टेट, तो कहाँ सिलेबस उठाएगा? बीएड और बीटीसी में। और बीएड और बीटीसी में वो सारे टॉपिक है, तो वही से पूछता है ना कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक संज्ञानवादी है या गेस्टाल्टवादी है? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक व्यवहारवादी है? तो ये सारे जो पढ़ा रही है सभी यूपी टेट के सिलेबस है। अब विश्वास मानिए कि यही सब आपको काम देता है सुपर टेट में। सुपर टेट में 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, उसमें नो डाउट कुछ तो एक्स्ट्रा रहेगा। सुपर टेट में 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद हो गया, ये टॉपिक हो गया आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। जैसे मैकाले का जो पत्र आया था, वुड का जो घोषणा पत्र, हार्टांग समिति वगैरह आप पढ़े तो वर्धा योजना आपने पढ़ा है, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। एनसीएफ एनसीईआरटी का गठन कैसे हुआ, कैसे कौन से पत्र में क्या बदलाव लाए गए, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा जुड़ती है। साथ में शिक्षण के बारे में थोड़ा जुड़ जाता है, तो वही चीजें बस एक्स्ट्रा होती हैं। बाकी डिक्टो जो आप यहाँ पढ़े वही उठा के कहा होता है सुपर टेट में। और हमेशा कहता हूं कि पढ़िए ऐसा कि जब एक बार साइकोलॉजी पढ़िए ना, जैसे एक बार आपने प्रेरणा पढ़ा या अधिगम को पढ़ा, तो दोबारा आपको सुपर टेट की बैच लिए तो ये न रहे कि नहीं सुपर टेट में दोबारा अधिगम पढ़ना है। बोलता हूं हमेशा पढ़ने का तरीका हमेशा सही रखिए। होता क्या है, आपने एक बार हिंदी पढ़ा, हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे समास कारक, उसके बाद आप पता चला बीए में भी हिंदी लिए होंगे, आपने समास और कारक संधि पढ़ा। फिर उसके बाद हो सकता है आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया होगा, फिर समास कारक हिंदी पढ़ेंगे। सुपर टेट का एग्जाम देंगे, फिर वही समास कारक हिंदी पढ़ेंगे। कभी ये सोचे हैं वही समास, वही कारक, वही संधि हाई स्कूल इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी बार बार पढ़ रहे हैं और बार बार लगता है कि याद ही नहीं है, इसमें कुछ सारी चीज भूल जाते हैं, क्योंकि आप हर बार आपके दिमाग में मेंटेलिटी बैठी होती है कि ये सिर्फ इंटर के लिए है, आगे दूसरा पढ़ेंगे, जबकि चीजें वही है। यूपी टेट में आप समास कारक संधि पढ़ेंगे और आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि ये सिर्फ किसके लिए? यूपी टेट के लिए। सुपर टेट में हमको दूसरा हिंदी पढ़ना है। अरे कोई दूसरा नहीं होता, सब यही रहता है। इसलिए यदि एक बार पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि फिर समास चाहे जहां आए और किसी भी पेपर में आए तो आपसे बनना चाहिए।
तो हर चीज को सिर्फ एक ही बार पढ़ के उसे अच्छे से पढ़ा करिए। तो यहाँ आप जो भी पढ़ेंगे सब यूपी टेट में आएगा। और उन्होंने पूछा था कि क्वेश्चन बताते जाइए, तो जल्द ही कुछ ही दिन मुश्किल से जैसे ही अधिगम कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, लगभग 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया करूंगा, आप उसको सॉल्व करिए और साथ में उसके प्रैक्टिस सेट भी लेके आया करूंगा। तो उसके प्रैक्टिस सेट भी लेके आया करूंगा जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाया करूंगा, ताकि धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस चलते रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो नए आ सकते हैं क्वेश्चन वो भी बाकायदे लेके आऊंगा, कौन किस साल में आए हुए क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नहीं सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अभी पढ़ने में वैसे भी मन नहीं लगेगा, नॉर्मल सी बात है, कैसे भी पढ़ने में मन नहीं लगता। तो आपके लिए बाकायदे प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। आपको जो प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा तो उसमें प्रैक्टिस सेट में आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज पे हमको ज्यादा फोकस करना है, इस चीज को इस तरीके से समझना है, क्योंकि इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछता है। तो चिंता मत करिए, जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा। हर चीज धीरे धीरे होता जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। बस जुड़े रहिए और शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के पास, बैचमेट के पास, कि यदि साइकोलॉजी में पाना है 30 में 30 तो बिल्कुल जुड़ जाइए। समय है, अच्छे से पढ़िए और एक बार अधिगम पढ़िए तो ले जाइए सुपर टेट तक। फिर ये मत दिमाग में रखिए सुपर टेट में दूसरा अधिगम है, सब यही है। जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा नहीं ये तो टोटल वही है। इसलिए दिमाग को पहले मेंटली तैयार रखिए कि जो अभी पढ़ रहे हैं एक बार पढ़ रहे हैं सीधे वहां तक। तो चलिए, अधिगम हमने इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था। तो अधिगम में यदि आगे चले तो आता है इसमें अधिगम के प्रकार। इसमें आपके एक आ जाता है अधिगम के प्रकार। ये अधिगम होते कितने प्रकार के हैं? अब चलिए जाए एक सेकंड के लिए सोचिए, अधिगम होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, साइकोलॉजी की बात की जाए अधिगम के लिए, पहला होता है गामक अधिगम, दूसरा होता है प्रतिबोधनात्मक अधिगम, और तीसरा होता है संकल्पनात्मक अधिगम। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। गामक अधिगम होते कई प्रकार के हैं, पर आधार लिया जाता है, रेफरेंस किसके अनुसार बताए जा रहे हैं। तो देखिए, साइकोलॉजी में एक तरीके से इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि अधिगम 3 प्रकार के होते हैं, गामक, प्रतिबोधनात्मक और संकल्पनात्मक अधिगम। तो तीनों के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे, नहीं तो ऐसे आप याद करते रहेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर इसके बारे में बताता हूं आपको। चलिए, तो इसके बारे में जब आगे बढ़े तो एक होता है, देखिए कौन सा अधिगम? गामक अधिगम। एक कौन सा होता है? गामक अधिगम। दूसरा होता है प्रतिबोधनात्मक अधिगम। दूसरा कौन सा अधिगम होता है? प्रतिबोधनात्मक अधिगम। और तीसरा कौन सा होता है? संकल्पनात्मक अधिगम। तीसरा कौन सा? संकल्पनात्मक अधिगम। तीनों में हम अंतर समझेंगे क्या होते हैं तीनों में, देखिएगा। तीनों में हम अंतर समझते हुए चलेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चीजों को समझ के पढ़िए, क्लियर रहेगा, तब क्वेश्चन चाहे जैसे पूछेगा आप 30 में 30 लगा के आएंगे। ऐसा नहीं कि 30 में 30 लगाना कोई बहुत बड़ी महारथी का काम है, बस इसलिए नहीं लग पाता कि आप कॉन्सेप्ट में नहीं ध्यान दिए रहते, आप चीजों को उस तरीके से समझे नहीं रहते। आप बस एक, आप कहीं भी जाते हैं, अब जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे कई जगह आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो सीधे सीधे लाइन होते हैं। तो नहीं होता कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, जैसे स्टैटिक्स जीके पढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये थोड़ी ना स्टैटिक्स जीके कि आपने एक सीधा लाइन याद किया तो पेपर में जस्ट वैसा ही पूछेगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा
और जहां पे चीजें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, कॉन्सेप्ट समझने की चीजें होती हैं, वहां यदि आपको जरा सा घुमाया, आप आंसर गलत लगा के आएंगे। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, ये लाइन बाय लाइन नहीं है, वो उस टाइप का नहीं कि एक क्वेश्चन लिखवाया गया कि अधिगम क्या होता है, आंसर लिखवाया गया व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अगला क्वेश्चन लिखवाया गया अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, आंसर लिख दिया अधिगम इतने प्रकार के होते हैं। फिक्स नहीं होता है, तो इस तरीके से नहीं होता है, ये चीजें कॉन्सेप्चुअल है, इसको याद नहीं करते, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आखिर साइकोलॉजी कहना क्या चाह रही है आपसे, किस तरीके से उसको बता रही है। तो देखिए, अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, गामक, प्रतिबोधनात्मक और संकल्पनात्मक अधिगम। तीनों के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग, अंतर समझते हुए। देखिए, पहला गामक। गामक का अर्थ होता क्या है? गामक का अर्थ होता क्या है? देखिए, गामक का अर्थ होता है शारीरिक। लिख देता हूं, फिर आप लोग भी ऐसे तीर बना देंगे। गामक का अर्थ होता है शारीरिक, मतलब एक ऐसा अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, सिर्फ कॉपी किताब पे मत जाइए, एक ऐसा अधिगम जिसमें शरीर का प्रयोग करके सीखा जाता है, मतलब उसमें दिमाग नहीं काम कर रहा है, उस तरीके से नहीं काम कर रहा है जिस तरीके से अभी काम करता है। तो उस तरीके का अधिगम कि जिसमें बच्चे शरीर का प्रयोग करके सीख रहे हैं, अपनी इंद्रियों का, आंख का हो गया, त्वचा का हो गया, कान का हो गया, नाक से सूंघ रहे हैं, जीभ से टेस्ट ले रहे हैं, तो इस तरह के इंद्रियों का प्रयोग करके सीख रहे हैं, तो ऐसे अधिगम को क्या बोलते हैं? गामक अधिगम। तो अब ये अधिगम होता कहाँ है? तेरी आपके लिए उदाहरण लूँ तो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, अब एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, अब ध्यान से समझिए, एक बहुत ही छोटा बच्चा है, आप उसको 2500 बार बोलिए कि आग के पास मत जाओ जल जाओगे, आग के पास मत जाओ जल जाओगे, आप खींच के लाते हैं, आग के पास नहीं जाना, नहीं जल जाएगा, आग के पास नहीं जाना, नहीं जल जाओगे, लेकिन वो बच्चा बार बार जाएगा, आपके बार बार समझाने पे भी उसके समझ में नहीं आता, क्योंकि वो दिमाग से अधिगम नहीं कर पा रहा है, अभी उस तरह की उसकी सूझ विकसित नहीं हुई, मानसिक विकास नहीं हुआ है कि वो आपकी बातों को समझ सके, इसलिए क्या करेगा? बार बार जाएगा, और बस आप छोड़ ही दीजिए, छोड़ दीजिए, जाओ तुम, और जैसे ही जाएगा और धीरे से आग को छुएगा, और आग की जैसी आंच लगेगी और जलेगा, तुरंत हाथ पीछे करेगा, रोना शुरू, और उसका दिमाग एक झटके में सीख जाएगा कि ये जो भी चीज है, और इसका चाहे जो भी नाम हो, अब वो थोड़ी ना आ गया कुछ भी जान रहा है, अब ये जो भी चीज है और इसका चाहे जो भी नाम हो, इससे हमको दूर रहना है, इसके पास नहीं जाना है। तो बताइए, बच्चे ने जब ये सीखा, सिखाने के देखिए 2 पॉइंट थे, एक आप खुद बताते हैं कि आग के पास मत जाओ, एक तो ये भी हो रहा था कि आग के पास मत जाओ, मतलब कि एक व्यक्ति खुद अपने बच्चे को कहता है कि आग के पास मत जाओ, ये भी सीखने का तरीका है। और एक सीखने का तरीका है कि बच्चे ने जब आग को क्या करता है, स्पर्श, आग को क्या किया? स्पर्श किया, अपने शरीर से स्पर्श किया, और जब जला तो जलने के बाद समझ गया कि आग के पास नहीं जाना, आग के पास नहीं जाना है। तो अब देखिए, सीखता तो ऐसे भी, लेकिन उसने कैसे सीखा? आग को स्पर्श करके, मतलब 75 बार आप बोले थे, पीट भी देंगे, बोले थे तुमको 2500 बार कि नहीं जाना है, आग के पास जल जाएगा, तब क्यों नहीं समझ में आया? उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस एज में जब छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 1 साल 2 साल के होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, उस एज में बच्चे किसी चीज को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। अपने इंद्रियों मतलब अपने शरीर के द्वारा क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। तो इस तरीके का अधिगम को कैसा अधिगम बोला जाता है? गामक अधिगम, जिसमें बच्चे अपने इंद्रियों का प्रयोग करके चीजों के बारे में सीखते हैं। जैसे कोई चीज है, इसको मत खाओ तीखा लगेगा, मत खाओ मिर्चा है तीखा लगेगा, नहीं सीखेगा, लेकिन जैसे ही अपने इंद्रियों का प्रयोग किया, जीभ पे रखा, शरीर का प्रयोग किया, और एक बार खाया, खाने के बाद समझ जाएगा इसको दोबारा नहीं खाना है। तो उसने कैसे सीखा? चीजों को छू कर, स्पर्श करके, अपने शरीर के द्वारा, अर्थात अपनी इंद्रियों के द्वारा। तो गामक का अर्थ क्या होता है? शारीरिक। गामक का अर्थ क्या होता है? शारीरिक, अर्थात शारीरिक, अर्थात अर्थात इसी अधिगम को बोलते हैं इंद्रिय जनित अधिगम। अब इंद्रिय जनित अधिगम क्यों बोलते हैं?
इंद्रिय मतलब आपके जो इंद्रिय मतलब क्या होता है कि बच्चों की जो पांचों इंद्रियां हैं। जनित मतलब पांचों इंद्रियों से जन्म ले रहा है क्या, अधिगम मतलब बच्चा जो भी सीख रहा अपने पांचों इंद्रियों के द्वारा, और वही पांचों इंद्रियां क्या है, शरीर के हिस्सा है। गामक मतलब क्या होता है, शारीरिक, और इसमें बच्चे अपने पांचों इंद्रियों के द्वारा अधिगम करते हैं अर्थात शरीर के द्वारा क्या करते हैं, अधिगम। इसलिए गामक अधिगम को क्या बोलते हैं, इंद्रिय जनित अधिगम। दूसरा चीज, अगला, कि इस अवस्था में बच्चे और कैसे सीखते हैं, अनुकरण करके मतलब नकल करके। अब सर अनुकरण कैसे करेंगे, आप तो बोल रहे थे कि जब से छुएगा नहीं देखेगा नहीं तब से सीखेगा कैसे। तो देखिए, अनुकरण का मतलब कि वो आपको करते हुए देखता है, वो आपको देखता है कि आप आग के पास जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज का वो क्या करता है, अनुकरण। तो बच्चा इस एज में दो ही तरीके से, या तो अनुकरण करेगा, आप बार बार बोलेंगे कि आग के पास मत जाओ मत जाओ, इसका अनुकरण नहीं करने वाला है, इसको तो आज्ञा का पालन करना कहेंगे। अनुकरण करने का मतलब कि आपको कुछ करते हुए देखा तो जस्ट उसको क्या करता है, कॉपी करता है, नकल करता है। तो या तो अनुकरण द्वारा सीखता है या तो इंद्रियो जनित क्या करता है, इंद्रियो द्वारा अधिगम। और ये किस अवस्था में होगी, जाहिर सी बात है किस अवस्था में होगी, शैशवावस्था में। ये किस अवस्था में होगी, शैशवावस्था में होगी। दूसरे पॉइंट पे आए, यदि बात करें प्रतिबोधनात्मक अधिगम, तो देखिए बोध मतलब क्या होता है, समझ। बोध मतलब क्या होता है, समझ। एक ऐसा एज जिसमें इसमें तो मान लीजिए ये शैशवावस्था था, अब एज बच्चे का ऐसा हो गया है कि वो चीजों को समझता है, और समझेगा कैसे, बार बार आपसे सवाल पूछेगा, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, या किसी चीज को बार बार करने की कोशिश करेगा। एक ऐसा है जिसमें बच्चों को यदि आप खिलौने भी दे रही हैं तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि आखिर ये चलता कैसे है, तो वो चीजों को तोड़ेगा, तोड़ के फिर जोड़ने की क्या करता है, कोशिश। मतलब बार बार उससे गलतियां होंगी, बार बार प्रयास करेगा, बार बार गलती होगी, बार बार प्रयास करेगा, और ऐसे ही करते हुए वो चीजों के बारे में समझता है, बोध करता है। तो ये कौन सा अधिगम होता है, इसे बोलते हैं प्रतिबोधनात्मक अधिगम। मतलब इस एज में बोला जाए, इस एज में बच्चे के अंदर संप्रत्यय का निर्माण होता है। संप्रत्यय का क्या होता है, निर्माण होता है। संप्रत्यय किसे कहते हैं, संप्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का निर्माण होता है मस्तिष्क में बिंब का बनना संप्रत्यय कहलाता है। मस्तिष्क में बिंब का बनना क्या कहलाता है, संप्रत्यय कहलाता है। और बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, जैसे इसमें अनुकरण से सीखते हैं, तो इसमें कैसे सीखते हैं, इसमें प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल या त्रुटि। और यह किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था। अब देखिए कहानी, ये तो आप समझ गए शारीरिक कैसे होता है, अधिगम कैसे होता है। अब बच्चा पहुंचा बाल्यावस्था में, और जैसे बाल्यावस्था में पहुंचा तो उसके आगे कहानी आती है, उसको कौन सा अधिगम होगा, प्रतिबोधनात्मक। वो बार बार किसी चीज को जोड़ेगा, तोड़ेगा, गलती करेगा, फिर प्रयत्न करेगा, गलती करेगा, फिर प्रयत्न करता है। तो बार बार वो गलतियां करता है, फिर से प्रयत्न करता है, तो ये कौन सी कहलाती है, प्रयत्न और भूल वाली विधि। तो देखिए संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रतिबोधनात्मक मतलब समझ गए कि समझ आना। संप्रत्यय किसे कहते हैं, तो मस्तिष्क में बिंब का बनना क्या कहलाता है, संप्रत्यय। तो मस्तिष्क में बिंब का बनना संप्रत्यय कहता है। बिंब का मतलब क्या होता है, तो समझिए, बिंब का अर्थ होता है फोटो। बिंब का अर्थ क्या होता है, फोटो, पिक्चर, इमेज। तो जो आपके मस्तिष्क में किसी चीज की फोटो बन जाती है, इमेज बन जाती है, आकृति छप के आती है, उसी को बोलते हैं बिंब। बिंब का मतलब ही होता है कि कोई आकृति, फोटो या इमेज, लेकिन साइकोलॉजी में आपको कौन सा शब्द अक्सर यूज करेगा, बिंब। तो बिंब का अर्थ होता है फोटो, इमेज, आकृति, कुछ भी। तो देखिए प्रतिबोधनात्मक अधिगम में, यहां आपको समझाता हूं, प्रतिबोधनात्मक अधिगम में बच्चों के मस्तिष्क में क्या बनता है, संप्रत्यय। क्या बनता है, संप्रत्यय। और संप्रत्यय बनने का अर्थ होता है मस्तिष्क में क्या बनना,
मस्तिष्क में बिंब बनना। अब बिंब शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई आकृति, या जिसे आप बोलते हैं फोटो, बोलते हैं ना, फोटो, आकृति, पिक्चर, जो भी आप समझिए, इमेज बन जाना, उसी को बोलते हैं बिंब। तो जब आपके दिमाग में किसी चीज का इमेज बन गया तो मतलब उसका आपको संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, यदि किसी चीज का इमेज आपके दिमाग में बना तो मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि इमेज नहीं बना तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब जैसे बात किया जाए, जब आप छोटे रहे होंगे तो आप जब छोटी कक्षाओं में रहे होंगे तो एक निबंध सबसे ज्यादा पूछता है किसके ऊपर? गाय के ऊपर। गाय के ऊपर निबंध लिखिए। गाय के ऊपर क्या लिखिए? निबंध लिखिए। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। और आपको पता है क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्योंकि उस एज में आपके अंदर क्या देखना चाहता है कि कॉन्सेप्ट का निर्माण हो रहा है मस्तिष्क के अंदर कि नहीं। जैसे यदि आपसे बोलूं गाय, तो आपके दिमाग में तुरंत गाय का इमेज बन के आ जाता है। आपको सोचना और याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि गाय कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन अभी बोलूं कि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तब तो आपके अंदर इमेज नहीं आने वाली। आप तुरंत सोचना शुरू करेंगे प्रतिशत होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, आप सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसका आपको क्या नहीं क्लियर है? कॉन्सेप्ट। जिस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसका इमेज बन के आ जाता है। जैसे ताजमहल आपके दिमाग में आ जाएगा, भले से आप हमेशा ही फोटो में ही देखे हो। लाल किला दिमाग में बन के आ जाता है तुरंत। भारत का नक्शा आपके दिमाग में बन के आ जाएगा, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर यदि वही बोल दिया जाए गंगा नदी कैसे कैसे निकली, उसका रास्ता बताइए, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं, इसलिए उसका इमेज बन के नहीं आएगा। उस चीज को आपको याद करना पड़ता है। कुत्ता हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गए, फूल हो गए, इन सभी चीजों के कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। तो ये वाली जो एज होती है प्रतिबोधनात्मक, इसमें बच्चों के मस्तिष्क में किसका निर्माण होता है? संप्रत्यय का निर्माण होता है। अब संप्रत्यय का निर्माण होने का मतलब होता है कि मस्तिष्क में बिंब का बनना ही क्या कहलाता है? संप्रत्यय कहलाता है। मतलब मस्तिष्क में जब इमेज बनने लगे चीजों का तो क्या कहलाता है? संप्रत्यय। अब बनता कैसे? प्रत्यय एवं भूल। जैसे अब बच्चा रास्ते में जा रहा है, देखा एक पक्षी बैठी हुई काले रंग की, और बैठा हुआ है, तो बोलेगा कि क्या है, तो आप बोलेंगे कि कौवा है। तो ठीक है कौवा है, तो याद कर लेगा, उसके दिमाग में इमेज बन जाएगा तुरंत कि काले रंग का एक पक्षी होता है जिसे बोलते हैं क्या? कौवा। अब वो फिर आगे चलेगा रास्ते में, फिर एक काले रंग की पक्षी देगा, बोलेगा देखो कौवा है, तुरंत बोलेगा देखो कौवा है। अब पता चला वो कू कू कर दिया, तो आप बोलेंगे नहीं कौवा नहीं है, ये क्या है? ये कोयल है। तो बार बार प्रयत्न करता है, बार बार क्या करता है? भूल। अब जैसे छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, यदि उनको कोई भी चीज मिलती है, खिलौना वगैरह आप कुछ भी देते हैं, तुरंत उसको तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जिज्ञासा होता है आखिर ये चलता कैसे, इसके अंदर है क्या। उसे तोड़ेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा वो तोड़ते जोड़ते हैं उतना ज्यादा उस वस्तु को लेकर उनके मस्तिष्क में संप्रत्यय का क्या होने लगता है? निर्माण। तो देखिए प्रतिबोधनात्मक में क्या होता है? संप्रत्यय का निर्माण होता है। संप्रत्यय का निर्माण होने का अर्थ होता है कि मस्तिष्क में बिंब का बनना, और बिंब का बनने का मतलब संप्रत्यय बनने का अर्थ है। देखिए देखिए संप्रत्यय का अर्थ होता है कि आपके मस्तिष्क में क्या बन जाए? बिंब बन जाए। आपके मस्तिष्क के अंदर क्या बन जाए? बिंब बन जाए, या जिसे आप क्या बोलते हैं? फोटो। अरे दिमाग के अंदर जो चीज आपसे बोला जा रहा है उसकी फोटो इमेज तुरंत आ जाए। जैसे बोले कि गाय पे निबंध लिखो, धड़ाधड़ निबंध लिखेंगे, क्योंकि इमेज तुरंत छप जाती है दिमाग में, और तुरंत आपको सारी चीज डिस्क्राइब कर देते हैं। पर यदि बोले आतंकवाद पे दो चार लाइन लिख दो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस चीज को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं कि कैसे जन्म लेता है, कैसे खत्म होता है, क्या क्या ऑपरेशन चलता है, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखिए बिंब बनने का, बिंब कब बनता है? कहा जाता है यदि आपको किसी चीज का नाम पता हो, यदि आप उस वस्तु को पहचान लेते हैं और उसके बारे में यदि दो चार लाइन के क्या कर दें? व्याख्या, तब कहा जाएगा कि आपके मस्तिष्क में उसका बिंब बन जा रहा है, अर्थात आपका कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर। अब जैसे लिखे गाय, गाय का आप नाम भी जानते हैं, गाय देख के आप पहचान भी लेते हैं, और गाय के बारे में दो चार लाइन के क्या कर सकते हैं? व्याख्या। मतलब गाय का इमेज आपके दिमाग में बन जा रहा है, मतलब गाय का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर। अब बात किया जाए प्रतिशत, जैसे प्रतिशत के जो सूत्र होते हैं, प्रतिशत के सूत्र की बात कर लेते हैं गणित में। नाम से हो सकता है आपको नाम भी पता होगा कि नहीं, कि इस सूत्र को चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है कि साधारण ब्याज का सूत्र है।
नाम आपको पता है कि नहीं पता, आप जानिए। सूत्र लिखा हुआ तो आप पहचान के बता देंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का है, कि साधारण ब्याज का है, कि मिश्र धन निकालने का है, कि मूलधन निकालने का है। क्या आप ये चीज पहचान लेते हैं? अब मान लीजिए कोई सूत्र लिख दिया गया है कि जैसे तो ना SI बराबर PRT/100, अब लिख दिया गया है, तो क्या आप इसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं आखिर इस सूत्र में क्या निकालना है, कैसे निकालना है, और किस तरीके से इस सूत्र को जनरेट करके कैलकुलेशन किया जा रहा है? क्या आप इसके बारे में 2-4 लाइन की व्याख्या कर सकते हैं, कि बस यही रट के आप बैठे हुए हैं? यदि इसमें से कोई भी एक चीज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर प्रतिशत के सूत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन जब भी आते हैं मैथ्स वगैरह, तो आपको वो चीज पढ़ने में दिक्कत होती है, आपको वो चीज याद करनी पड़ती है। लेकिन जिन चीजों का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जिसके आपके बारे में नाम पता हो, पहचान हो, व्याख्या कर सके, तो उसका आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, संप्रत्यय क्लियर हो जाता है, आपके दिमाग बिंब बनता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे बोला जाए अधिगम, हम बोल दे रहे हैं अधिगम, नाम से पता है कि किसे कहते हैं अधिगम? यदि कहीं परिभाषा लिखा हो तो आप पहचान लेंगे कि अधिगम की परिभाषा है। या अधिगम के बारे में आपको व्याख्या करने को कहा जाए, 2-4-10 लाइन की, आप व्याख्या कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तब तो जैसे मैं बोलूंगा कि आप अधिगम कर रहे हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेगा। पर यदि आपके अंदर अधिगम शब्द का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो जानते हैं क्या होगा? पढ़ते हुए आपके दिमाग पे जोर जाएगा, क्योंकि आप बार बार सोचता है आपका दिमाग कि अधिगम होता क्या है, उसके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करता है। जैसे देखिए, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक, संप्रत्यय, बिंब, गामक हो गया, इंद्रिय जनित अधिगम, अनुकरण, शैशवावस्था, ये ऐसे नए शब्द हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं है। इसलिए इन चीजों को सुनते हुए समझने में आपको थोड़ा वक्त लगता है, दिमाग में थोड़ा लोड जाता है, हो सकता है कितने लोग के सर भी पकड़ लेते हैं। पर जिस दिन आपको धीरे धीरे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो कोई बोलेगा अरे ये तो गामक अधिगम कर रहा है, तो आप समझ, आपका दिमाग तुरंत बताएगा अरे गामक मतलब शरीर द्वारा अधिगम कर रहा है, अरे ये तो प्रतिबोधनात्मक अधिगम कर रहा है, मतलब आप समझ जाएंगे किसके दिमाग में संप्रत्यय क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसलिए किसी चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा करिए। तो प्रतिबोधनात्मक अधिगम वो होता है जिसमें संप्रत्यय निर्माण होता है। संप्रत्यय निर्माण होने का मतलब कि मस्तिष्क में किसका बन जाना? बिंब। बिंब मतलब फोटो का बन जाना। इसमें प्रयत्न भूल विधि चलती है। ये किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। और बिंब बनने का अर्थ है, बिंब आपके दिमाग में तभी बनता है जब आप उसका नाम जानते हो, उस वस्तु को पहचान लेते हैं, तथा उस वस्तु के बारे में 2-4 लाइन के क्या कर लें? व्याख्या। तभी समझिए कि आपको उस आपके दिमाग में उस चीज का बिंब बना और कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। तो ये चीज आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। संकल्पनात्मक अधिगम में क्या होता है? संकल्पनात्मक अधिगम में जो बच्चों के मन में किसका निर्माण होता है? संकल्पना का। अब संकल्पना क्या होता है सर? थ्योरी समझते हैं, प्रमेय, उपप्रमेय पढ़ते हैं आप, थ्योरी पढ़े होंगे, सिद्धांत पढ़े होंगे, सूत्र पढ़े होंगे, तो कहलाता है संकल्पना। और कॉन्सेप्ट अलग चीज होता है, सिद्धांत और सूत्र क्या होते हैं? अलग चीज। अब जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई भी चीज ऊपर फेंकने पे नीचे चली आती है, उसका कॉन्सेप्ट है एक तरीके से। पर इस कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं सूत्र, निकल के आते हैं कि नहीं? जब इस पे आप ज्यादा सोच विचार करते हैं, सूत्र निकल के आता है, F बराबर होता है G m1m2/r²। तो ये चीजें क्या होते हैं? सूत्र। तो संकल्पना वो चीजें होती हैं जो बहुत ही सोच विचार करके निकाली जाती हैं। संकल्पना क्या होती, कौन सी चीजें होती है? जो सिद्धांत होते हैं, सूझ करते हैं आप, सूझ विधि द्वारा। जैसे आप किसी प्रॉब्लम या समस्या में फंस गए, जब समस्या में फंसे तो समस्या में निकलने के लिए खूब आइडिया लड़ाते हैं, तरीके खोजते हैं, तो वो चीजें करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या बनती है? किसी चीज की संकल्पना बनती है। तो क्या होती है? संकल्पना का निर्माण होता है किसी विषय वस्तु, किसी के बारे में। इसमें कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? सूझ विधि का प्रयोग होता है। इधर कौन सी विधि थी? प्रयत्न एवं भूल विधि थी। और यहां कौन सी विधि थी आपकी? अनुकरण विधि थी। और जाहिर बात है ये किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। ये किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। आप लोग प्रौढ़ावस्था पहुंच गए, किशोरा में नहीं है। देखिए, संकल्पना का निर्माण करना सूझ विधि। सूझ का मतलब होता है आइडिया, विचार। अब सूझ भी नया शब्द लगेगा, पर जिस दिन आपका दिमाग ये जान जाएगा कि सूझ का मतलब होता है आइडिया, विचार। अब संकल्पना का निर्माण कैसे होता है समझिए। जैसे आपको उदाहरण दूं कि आप
प्रैक्टिकल वाइबा का टाइम चल रहा था। अब सर तो हमेशा बोले कि बच्चों वाइबा बना लो, प्रैक्टिकल बना लो, वाइबा होने वाला, प्रैक्टिकल की फाइल बना के क्या कर लो तैयार। और आप है मौज मस्ती वाले कि जो होगा अब देखा जाएगा, और आप मौज मस्ती में निकल गए। आपको लगा कि अरे हम अकेले थोड़ी ना, 100 के भीड़ में 4-5 तो होंगे हमारी तरीके से जो कि प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाए होंगे, 9-10 ठो। और जब 9-10 का जो होगा हम भी देख लेंगे, उसी में बात करके कुछ ना कुछ तो सब बतिया ही लेंगे, फेल थोड़ी ना करेंगे। अब आप गए कॉलेज में और किस्मत से हुआ क्या, आप जब गए कॉलेज में किस्मत से हुआ क्या कि सब बच्चे 100 में से एक आपको छोड़ के बाकी 99 टोटल के टोटल लेके आए प्रैक्टिकल फाइल। और जब आप घूम घूम के देखते हैं सब प्रैक्टिकल फाइल लाए, आप अकेले नहीं लाए हैं, तब आपका सर पकड़ता है, तब आपके दिमाग सामने क्या थी, एक समस्या। तब आपका सर बोलता है अरे अब तो बहुत बुरा फंसे, सबसे ज्यादा बिगड़ेगा भी, हो सकता है पीट भी दे और फेलो कर दे, क्या कि तुम हो अकेले, अकेले कर क्या लोगे। तो आपके दिमाग में क्या उठती है, एक समस्या उठती है कि इस चीज को सॉल्व करो। तो आप वहां पे सूझ आइडिया, आपके दिमाग में ढेर सारे आइडिया आते हैं, विकल्प आते हैं। यदि किसी का परिचय हो तो बात करवा दें, तो पता चलता है यार किसी का परिचय ही नहीं है, टीचर मान जाएगा कि नहीं बड़ा खड़ूस टाइप का है, अब क्या किया जाए। किसी का प्रैक्टिकल फाइल चुरा ले क्या, लेकिन चुरा लेंगे कहीं ढूंढे तो पकड़ाएंगे तो बहुत बुरा होगा। और कोई कोई इसी आइडिया को मान लेते, प्रैक्टिकल फाइलों चुरा लेंगे, पकड़ा हो जाते हैं बाद में कि सब मेरा प्रैक्टिकल फाइल है, तो और ज्यादा आइडिया भिड़ाएगा कि नहीं, उसमें तो पकड़ा भी जाते हैं, और ज्यादा आइडिया भिड़ाएगा। तो आइडिया भिड़ाते हुए उसको समझ में आता है, कैसा करते हैं कि किसी का चुराना क्यों, हम ही जाकर सर से बोल देते सर मेरा प्रैक्टिकल फाइल चोरी हो गया है, हम लेके आए थे, पता नहीं कौन चुरा ले गया है। और जाके रोना शुरू, और वो पहुंचा टीचर के पास, आप पहुंचे और सर के सामने रोना शुरू कर दिए, चिल्ला चिल्ला के सब मेरा प्रैक्टिकल फाइल खो गया, बहुत मेहनत से बनाए थे, दिन रात एक कर बड़ा अच्छा रंग बिरंगा तरीके सजा के लाए थे आपके लिए, लेकिन अब प्रैक्टिकल फाइल ही खो गया, बताइए हम क्या करें। अब खूब रोना शुरू, सर भी बोले अच्छा शांत हो जाओ, प्रैक्टिकल फाइल ढूंढवा रहे हैं। और पूरे क्लास में 1 बार 2 बार 3 बार ढूंढा जा रहा प्रैक्टिकल फाइल कि फला बच्चे का प्रैक्टिकल फाइल कहाँ है। और पता चला कि प्रैक्टिकल फाइल मिलने का नाम ही क्यों ले, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल तो आप तो बनाए ही नहीं थे। अब फिर आपका दिमाग बोला कि अरे और तेज रो, अरे सर अब क्या होगा मेरा, अब तो हम फेल हो जाएंगे, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब खूब रोए जा रहे हैं, सर बोल रहे हैं शांत हो जाओ, लेकिन आप नहीं और रोए जा रहे हैं। तो सर थर खाकर बोलेंगे ऐसा करो ठीक है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, प्रैक्टिकल देने आना, हम वहां बैठे रहेंगे, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस वहां आपका दिलो दिमाग क्या हो जाता है, शांत। तो ये क्या हुई, जैसे एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया, प्रैक्टिकल फाइल से आप बच के निकले, वैसे ही आपके दिमाग में उस चीज को लेके क्या बन जाएगी, एक संकल्पना। वैसे उस दिमाग को क्या लेके बनी, संकल्पना, मतलब एक मेथड, एक थ्योरी, एक सिद्धांत आपके दिमाग में प्लान बन के बैठ जाता है कि आज के बाद प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाना, यही थ्योरी चलाएंगे। कल के डेट में यदि आपका दोस्त गया प्रैक्टिकल देने के लिए, तो बोलोगे अरे हम तुमको आइडिया बता रहे हैं, ऐसे फॉलो करो, प्रैक्टिकल फाइल बनाने की जरूरत नहीं, नंबर भी बढ़िया देगा, पूछबो नहीं करेगा, और कहेगा बच्चे आराम से जाओ, शाबाशी भी देगा। तो ये क्या होती है, संकल्पना। तो इसे बोला जाता है संकल्पना। जब आप आइडियाज लड़ाते हैं, प्रयोग करते हैं कई तरीके से, तो वो चीजें क्या कहाँ से निकल कर, वो संकल्पना कहलाती हैं। तो समझ गए होंगे संकल्पात्मक विधि किसमें होता है, किशोरावस्था में, जहां आप सूझ विधि का प्रयोग करते हैं, उससे क्या बनती है, आपकी संकल्पना बनती है। प्रतिबोधनात्मक, जिसमें संप्रत्यय का क्या होता है, निर्माण। तो इस तरीके से अधिगम की 3 विधियां हैं, तीनों विधियां एज फैक्टर के अनुसार हैं। एक होता है शैशवावस्था में, एक होता है बाल्यावस्था में, एक होता है किशोरावस्था में, और तीनों अलग अलग तरीके से होती हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यदि कहीं दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, बस इस सेशन को होने दीजिए, इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा आपका। हमेशा 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने हो सके 1 घंटे में आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आऊंगा, ताकि आपको याद करने में भी क्या हो, आसानी हो। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलें, यदि कितना तो यहीं फंस गए होंगे, उनको आज समझ में आया होगा कि आखिर ये प्रतिशत क्यों नहीं आता है, ये गणित क्यों नहीं आता है। अब पता नहीं चला। अच्छा देखिए सर, एक चीज बताता हूँ आपको, अब गाय के बारे में तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्यों ना समझ में आ जाए। पर जब पूछा जाता है कि बताओ विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है, नहीं सॉरी, जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताओ बालक लाभ बराबर क्या होता है, और लिख के दे रहा हूँ, आधे से ज्यादा लाभ में कंफ्यूज हो जाएंगे। नो डाउट इसमें आपकी गलती नहीं है कि हो सकता है कितने लोग का मैथ भी नहीं रहता है, और कितने लोग उस तरीके से मैथ पढ़े नहीं रहते हैं, उसमें
कभी बच्चों की गलती नहीं होती, यदि नहीं आ रहा है तो उसमें गलती टीचर की होती है कि उसने उस तरीके से उसे पेश नहीं किया चीजों को। तो देखिए, अरे पूछ लिया जाए लाभ किसे कहते हैं, सूत्र नहीं मालूम रहेगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। यदि वो जानता कि लाभ, लाभ का नाम तो जान रहा है लेकिन लाभ को पहचान भी लेगा, पहचान लेगा कि नहीं ये तो आप जाने, लाभ की व्याख्या कर पाएंगे कि नहीं, कि लाभ कहते किसे हैं। कोई वस्तु कितने में खरीदी गई, 10 में खरीद के 20 में बेच रहे हैं तो 10 रुपए क्या हुआ लाभ। 10 रुपए में सामान खरीदे 15 में बेच दिए तो 5 रुपए का क्या हुआ लाभ। मतलब बेचे गए दाम में से खरीदा गया दाम घटा देते हैं तो लाभ मिल जाता है। बेचा गया दाम को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, माइनस खरीदे हुए दाम को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। बस आपका सूत्र क्या हो गया, तैयार। अब इसी चीज को रटते रहेंगे आप मैथ में, तो वही दिक्कत होती है जब कॉन्सेप्ट किसी चीज के क्लियर होते हैं। इसलिए कहते हैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो बस यही सोच के चल रहा हूँ बिल्कुल कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखूँ। जब पेपर करवाऊंगा, चीजों करवाऊंगा, तब वहां आप देखेंगे ये चीजें कैसे आपके साथ यूजफुल होती हैं, और इसके बाद मैं लेके आऊंगा तो कैसे आपके साथ यूजफुल तरीके से काम करेंगे, इस चीज को देखिएगा। चलिए इसे मिटाता हूँ। गाय के तो आपको कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से बड़े बड़े अच्छे से क्लियर होंगे, अधिगम के भी हो ही जाएंगे, नाम भी जान जाएंगे, व्याख्या भी कर लेंगे, कुछ दिन में पहचान भी लेंगे। अधिगम के प्रकार एक और वैज्ञानिक ने दिया था, वो तो अधिगम के प्रकार आपने पढ़ लिया। अधिगम के प्रकार आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को देख के, नन्हे मुन्ने क्या प्रौढ़ावस्था वाले बालक और बालिकाओं को देख के अधिगम के प्रकार एक वैज्ञानिक ने बताया जिसका नाम था डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल, और बड़ा ही फेमस वैज्ञानिक साइकोलॉजी में, आप नाम सुनेंगे कि नहीं मालूम नहीं, पर बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है, कई चीजें दी हैं, अभी आप देखते रहिएगा। तो डेविड आसुबेल ने क्या दिया है, अधिगम के प्रकार दिया है, और इन्होंने अधिगम के कुल कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। बोले कि अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये पढ़ने के ऊपर बताए हैं। एक होता है सार्थक अधिगम, दूसरा होता है रटंत अधिगम, तीसरा होता है अभिग्रहण अधिगम, और चौथा होता है आपका अन्वेषण अधिगम। मात्रा आप लगा लीजिएगा, मालूम है ना, ये बड़ी बड़ी कमी है। तो चलिए देखिए, डेविड आसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए, सार्थक अधिगम, रटंत अधिगम, अभिग्रहण, अन्वेषण। अब कुछ इसमें से आपको शब्द पता भी होंगे और कुछ के साथ आप तालमेल बैठाया करिए तालमेल। जब कोई चीज लिख दिया जाए ना तो उसके बारे में सोचिए कि यदि सार्थक अधिगम लिखा तो इसका मतलब क्या हो सकता है। देखिए, सार्थक अधिगम वो अधिगम होता है जिसमें आप चीजों के बारे में समझ के पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, समझ कर, चीजों को समझ रहे हैं सही तरीके से और फिर उसको पढ़ ले, वो सार्थक अधिगम है। रटंत अधिगम वो होता है जिसमें आप चीजों को क्या करते हैं, याद, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, लिख के दे रहे हम बोलते रह जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो डाउट है पूछ लो, लेकिन विश्वास मानिए आप कभी करेंगे नहीं, क्योंकि आप थोड़ा तरीका गलत लगा देते हैं। चीजों को डिस्कस करिए, एक दोस्त को पकड़िए, बोलिए तुम जानते हो अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम के ऊपर टॉपिक पे बात करिए। पावलाव वाला अधिगम सही था, कुत्ता के ऊपर किया था, वो अनुमंडन के जनक थे। नहीं, दूसरा बोले नहीं, स्किनर वाला सही था यार, उसका अधिगम बहुत सही तरीका बताया अधिगम का, रॉबर्ट एम गैर ने सही बताए हैं। तभी ये होता है डिस्कशन, जब आप डिस्कशन करते हैं चीजों के बारे में, समझते हैं, खोजते हैं, बिनते कौन सही है कौन गलत वो। लेकिन आप किस में जाते हैं, रटंत अधिगम, बस ऐसे करेंगे, विश्वास मानिए लिख के दे रहा हूं, ऐसे करेंगे। के अधिगम के प्रकार डेविड आसुबेल के अनुसार सार्थक अधिगम होता है, अगला कौन सा होता है, रटंत अधिगम होता है, तीसरा कौन सा होता है, अधिग्रहण अधिगम होता है, चौथा, ये वाला काम आप करते हैं बस बंद करके ऐसे करने वाला, तो वही कौन सा होता है, रटंत अधिगम, जिसमें आप क्या मारते हैं, याद करते हैं, आप रट्टा मारते हैं, और जो कि सबसे गलत तरीका है। तीसरा होता है अभिग्रहण अधिगम, ये वाला तो सबसे ज्यादा गलत है, और विश्वास मैंने आधे में आपसे ज्यादा यही कर डालते होंगे। खैर रटंत अधिगम भी करते तो एक बार चलता। अभिग्रहण अधिगम है कि आत्मसात्करण कर लेना, किसी चीज का आत्मसात्करण करना। आत्मसात्करण, सर सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आत्मसात्करण कर ले रहे हैं किसी चीज का। आत्मसात्करण का मतलब वो जानते हैं क्या होता है,
क्या आप ये भी नहीं जान रहे हैं कि आप अधिगम की जो परिभाषा याद कर रहे हैं वो सही है या गलत है? ये जाने बिना आप जब चीजों को याद कर लेते हैं, मतलब कि जो चीज आप याद कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इस चीज को जाने बिना आप जब चीजों को याद करते हो, क्या कहलाता है? अभिग्रहण। जब आप ये नहीं जानते, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे बहुत से चैनल है, चीजें हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, आपने चीजों के बारे में ढूंढा, पढ़ना शुरू किया। अब जैसे मैं ही पढ़ाया, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, बस आप लिखे कि हाँ होता होगा, बोल रहे हैं तो सही बोले होंगे, या अभिग्रहण कर रहे हैं, उसको अपने कसौटी पे तौलिए, क्या सही में व्यवहार में परिवर्तन आता है? हम गणित पढ़े तो मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा कि हमको अधिगम होगा? अच्छा, हम इतिहास पढ़े, इतिहास की वजह से मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा? ना आप ये सोचते हैं, ना आपको इसके बारे में डाउट होता है, ना आप कमेंट में पूछते हैं। ये चीजें आप क्या करते हैं? अभिग्रहण अधिगम। जब चीजों को सोचेंगे, खोजबीन करेंगे, नहीं ये चीजें कैसे सही हो सकती है, गलत हो सकती है, क्या हम जिन चीजों को याद करें, या सामने वाला जो हमको पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, फला फला बहुत से टीचर, बहुत से चैनल हैं, तो पढ़ा रहे, क्या वो चीज सही है या गलत है, किस तरीके का, आप ये जाने बिना बस चीजों को क्या कर लेते हैं? आत्मसात करके जो है सब भर लो दिमाग में, याद कर लो, तो क्या कहलाता है? अभिग्रहण अधिगम। तो अभिग्रहण अधिगम वो होता है कि ये जाने बिना कि विषय वस्तु सही है या गलत, ये जाने बिना कि विषय वस्तु सही है या गलत, विषय वस्तु को याद कर लेना क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का मतलब ही होता है कि आप ये नहीं देखते क्या चीज सही है क्या गलत है, बस चीजों को याद कर लेते हो, आत्मसातकरण कहलाता है। सार्थक अधिगम जिसमें आप समझ के पढ़ते हैं, रटन अधिगम याद करते हैं, रट्टा मारते हैं। अभिग्रहण जो सबसे खराब होता है कि आप ये नहीं जानते कि विषय वस्तु जो पढ़ाया जा रहा है या जो भी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, ये जाने बिना आप चीजों को आत्मसातकरण कर लेते हैं, बस चीजों को याद कर लेते हैं आंख बंद करके। तो वो कौन सा अधिगम कहलाता है? अभिग्रहण। सबसे अच्छा होता है अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम का ही मतलब होता है चीजों का क्या करना? खोज करना। तो ये किस विधि पर आधारित है? खोज विधि होती है। अन्वेषण का मतलब होता है कि जब चीजों के बारे में आप ढूंढते हैं, चीजों के बारे में सीखते हैं, जैसे कि आपसे बोला जाए, जैसे मैंने बोला कि यदि मैंने पढ़ाया कि प्रतिबोधनात्मक में संप्रत्यय का निर्माण होता है। संप्रत्यय का मतलब होता है मस्तिष्क में बिंब का बनना, फोटो का बनना। अब बिंब का या फोटो तब माना जाएगा कि आपके अंदर संप्रत्यय तब बनता है जब आप किसी वस्तु का नाम जानते हो, उसे पहचान लेते हो, या उसकी आपको व्याख्या आती है, तीनों चीजें, तब आप समझिए कि आपके अंदर उन चीजों का क्या बना है? संप्रत्यय। तो ये चीज जब मैंने बताया तो आपने एक बार भी नहीं सोचा क्या बिंब का मतलब सही में इमेज ही होता है? क्या इमेज बनने के यही तीन कंडीशन है कि हमको उसका नाम आना चाहिए और उसको पहचान ले, और साथ में उसकी क्या कर सके? दो चार लाइन की व्याख्या। क्या सही में यही तीन कंडीशन है? प्रतिबोधनात्मक में क्या सही में संप्रत्यय का निर्माण होता है? क्या बाल्यावस्था में प्रयत्न एवं भूल ही होता है? और किशोरावस्था में क्या आइडिया और सूझ ही मेथड वाले काम करते हैं? इन चीजों के बारे में जब आप ढूंढते हैं, अपने दिमाग को चलाते हैं, क्या सही में मैं बाल्यावस्था में तो यही चीज चल रहा था? क्या शैशवावस्था में सही में सिर्फ अनुकरण करते हैं बच्चे? जब आप इसको दिमाग चलाते हैं, खलबली मस्ती दिमाग में कि नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं, या इसमें कुछ और भी हो सकता है, जब इन चीजों के बारे में सोचते हैं और चीजों के बारे में आप करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? अन्वेषण। तो उसको क्या बोला जाता है? सॉरी एक मिनट, कॉल आ गया किसी। तो उसे क्या बोला जाता है? अन्वेषण। जब चीजों के बारे में आप विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, ढूंढते हैं यहाँ वहां से कि कितना सही कितना गलत है, आपके जो डाउट होते हैं उसको आप क्लियर करते हैं, आपके मन में बहुत से संदेह उठते हैं पढ़ने के बाद, उन संदेह को आप दबा लेते हैं। सबसे बुरी चीज यही है कि कक्षा 1 से लेकर अभी तक हम लोग जिस पैटर्न पढ़े उसमें यही है कि क्लास में टीचर भी पढ़ा रहा है तो आप डर के मारे नहीं पूछते, या थोड़ा सा आप शर्मिंदा महसूस करते हैं। आप क्या, हम भी कभी किसी एज में थे तो इसी वजह से नहीं पूछ पाते थे कि टीचर क्या बोलेगा, थोड़ी शर्मिंदगी होगी, बाकी बच्चे हंसेंगे, कितना आसान चीज नहीं आ रहा है। और वही आदत आपके साथ अभी तक वो आदत आपके व्यवहार में बन गई है कि जो संदेह या डाउट एक सेकंड के लिए दिमाग में उठते, आपका दिमाग बैठा देता है कि नहीं पिछले 25 साल से तो ये दबाई आप मत पूछो, ये ऐसे भी नहीं पूछने वाला है। उस चीज को बदलिए, जो संदेह है जो डाउट है उसको भरिए, पूछते जाइए, सब क्लियर होगा। तो आप कौन सा अधिगम करेंगे? अन्वेषण अधिगम। और अन्वेषण अधिगम सबसे अच्छा अधिगम होता है। सबसे अच्छा अधिगम कौन सा होता है? अन्वेषण। और सबसे खराब अधिगम कौन सा है? अभिग्रहण वाला। सबसे अच्छा अधिगम किसको माना जाता है? अन्वेषण अधिगम। इसको लिख लीजिएगा, डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। अन्वेषण अधिगम। अच्छा यहाँ ये वाला सर रहेगा क्या? पूरा सर रहेगा? कमेंट करके बताइएगा पूरा रहेगा गलत।
नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि डाउट कहाँ पे है इन चीज़ों के बारे में, या आप इसको किस तरीके से चाहते हैं, अलग पैटर्न में किस तरीके से चाहते हैं, इसके बारे में बता दिया करिए। क्योंकि देखिए ये आपका अपना चैनल है, जिस हिसाब से जैसे आप साइकोलॉजी चाहेंगे वैसे बताऊंगा, तो चीज़ों को लिखा करिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, तो किस तरीके से चाहिए, कैसे चाहिए, या कुछ पैटर्न को बदला जाए, जो भी चीज़ें आप बताइए उस तरीके से उसे मैं मैनेज करूंगा। तो ये डेविड आसुबेल के अनुसार क्या थे अधिगम के प्रकार। तो कल हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, चीज़ों को आराम से समझिए, चीज़ों के बारे में पढ़िए। कल अधिगम की विशेषताएं वगैरह पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आएंगे हम लोग अपने सिद्धांत, थांडाइक, पावलोव, कोहलर, हर एक के बारे में आएंगे, और बिल्कुल आराम से डिटेल में चलेंगे, और चीज़ों को याद नहीं करना है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, याद बिल्कुल मत करिए, समझिए, अन्वेषण करिए, संदेह हो तो उसे आप कमेंट में पूछिए। समझ गए? तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। लिखेंगे नहीं, कर दीजिए शेयर, डाउट कमेंट में लिखिए, ये संदेह या डाउट को छुपाने दबाने की आदत छोड़ दीजिए, नहीं सारे अचेतन मन में आपके बैठ जाएंगे कुंठा की तरह। तो डाउट हटाइए और चीज़ों को पूछिए कमेंट में, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों, सब पढ़े सब बढ़े। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।